और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के 5वें प्रांत पर कब्जे की लड़ाई तेज कर दी है। बखमुत प्रांत के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा करने के बाद रूस की फौज आगे बढ़ रही है। और इस बीच अमेरिकी सैटेलाइट्स कंपनी मैक्स टेक्नोलॉजीज ने सोलेदार शहर की कुछ सैटेलाइट्स तस्वीरें भी जारी की है, जो देखकर पता ये चलता है कि हंसते खेलते इस शहर को किस तरह से रूस ने कंक्रीट का कब्रिस्तान बना दिया है। यहाँ के खेत ना खेती के लायक बचे हैं, ना नमक खनन के इलाकों से अब नमक निकालने की कोई उम्मीद बची नहीं है। बर्बाद इमारतें, खेतों में गड्ढे, नमक खनन क्षेत्र तबाह। यूक्रेन रूस की जंग का नया मोर्चा बना है। यूक्रेन का बखमुत प्रांत, जहां का जर्रा जर्रा बम के धमाकों, मिसाइलों की मार और रॉकेट की विनाशकारी रफ्तार से सहमा हुआ है। इस बीच बखमुत का हंसता खेलता सोलेदार शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हाल ही में जारी की गई सैटेलाइट्स तस्वीरों से रूस के भयानक हमले में सोलेदार बुरी तरह झुलसा हुआ नजर आया। अमेरिकी सैटेलाइट्स कंपनी मैक्स टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को बखमुत के सोलेदार शहर की ताजा तस्वीरें जारी की, जिसमें पूर्वी बखमुत प्रांत की बर्बादी दुनिया के सामने आई। तस्वीर नंबर 1, बखमुत प्रांत में खेतों में बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये गड्ढे बम और मिसाइलों की धमाके से बने। अब इन खेतों को खेती के लायक बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तस्वीर नंबर 2, सोलेदार में रूस की मिसाइलों के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। अब ये इमारतें इंसानों के रहने के लायक नहीं बची। रूस हमेशा से ये दावा करता आ रहा है कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों की बर्बादी रूस के दावों की पोल खोलती है। तस्वीर नंबर 3, सोलेदार शहर अब तक जंग के 11 महीनों में बचा हुआ था, जो पूरी तरह उजड़ चुका है। रूस के हमले में शहर की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। सोलेदार शहर नमक खनन के लिए जाना जाता है, लेकिन रूस ने शहर पर जेट, मोर्टार और रॉकेट से हमले कर तहस नहस कर दिया। सोलेदार शहर पर रूस के वैगनर ग्रुप के विनाशकारी हमले के बाद रूस ने शहर पर कब्जे का दावा किया है, जबकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि बखमुत में उनके जवान डटकर रूस की फौज पर पलटवार कर रहे हैं। सोलेदार के साथ साथ अगर बखमुत प्रांत पर रूस का कब्जा हो जाता है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये यूक्रेन का 5वां प्रांत होगा जिस पर रूस कब्जा करने के करीब पहुंच चुका है। यूक्रेन का बेहद अहम प्रांत बखमुत, जिस पर कब्जे की ये लड़ाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बखमुत की लड़ाई बहुत भयानक होती जा रही है और जंग के मोर्चे से आए एक वीडियो ने तो हैरान कर दिया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस भीषण जंग के बीच ही घायलों की मदद भी की गई। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि यूक्रेन की सेना ने बरसने वाले गोलों के बीच ही अपने घायल साथियों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया है। और रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने खबर छापी है कि उसकी परमाणु पनडुब्बी बेलगरत ने पोसाइडन टॉर्पीडो को टेस्ट उसका पूरा कर लिया है। और सबसे खास बात यह है कि रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है और नौसैनिक अड्डों पर भी तबाही मचा सकता है। रूस की सबमरीन से अमेरिका में सनसनी। सबमरीन बेलगरद के आगे बेदम होंगे बाइडन। पुतिन लाएंगे रेडियो एक्टिव सुनामी। रूस और यूक्रेन
महायुद्ध के बीच रूस ने अपनी ताकत को और बढ़ाते हुए परमाणु पनडुब्बी बेलगरद से पोसाइडन टारपीडो का टेस्ट पूरा कर लिया है। बेलगरद पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टारपीडो, ये पुतिन की हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। यहां तक कि खुद अमेरिका कहता है कि रूस का पोसाइडन टारपीडो समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। वहीं रूस की बेलगरद दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगरद पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। कहा जाता है कि रूस की ये पनडुब्बी इतनी ज्यादा लंबी है ताकि उसके अंदर पोसाइडन टारपीडो फिट हो सके। तो ब्रह्मास्त्र आए साथ रूस अब नहीं रुकने वाला। अमेरिका के शहर अब नहीं बचेंगे। पोसाइडन न्यूक्लियर टारपीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। रूस का मीडिया तो दावा करता है कि पोसाइडन टारपीडो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए पोसाइडन टारपीडो समंदर के किनारे बसे किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकता है। पोसाइडन फटते ही तुरंत तो तबाही मचा ही सकता है, वो इलाके में इतना जबरदस्त रेडिएशन भी फैला सकता है कि दशकों तक वहां जीवन मुमकिन ही ना हो सके। ऊपर से अमेरिकी संसद के रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेलगरद पनडुब्बी 8 पोसाइडन ले जा सकती है। एक पोसाइडन टारपीडो ही रिकॉर्ड तोड़ बर्बादी लाने वाली बला है। तो 8 पोसाइडन तो जाने क्या तबाही मचाएंगे। ये सुपर वेपन है पुतिन का, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक उनके पास जबरदस्त परमाणु ताकत है तब तक ना अमेरिका और ना ही नेटो रूस पर सीधा हमला करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और यही वजह है कि यूक्रेन के सोलेदार को रूस रौंदता चला जा रहा है और नेटो और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर है। इक्कीस दिन की भयानक जंग के बाद ये क्यों दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के पास अब जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भयानक परमाणु जंग। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि अगर यूक्रेन को और ज्यादा घातक हथियार नहीं दिए गए तो रूस यूक्रेन के 12 शहरों को पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। अब नाटो ये कहने को क्यों मजबूर हुआ है कि आने वाली जंग इतनी खौफनाक और भयानक हो सकती है जो दुनिया की 1/3 आबादी का सफाया कर सकती है? क्या वाकई में हथियारों की भारी कमी की वजह से रूस अब सुसाइड मिशन पर निकल चुका है? डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये दावा क्यों कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या पुतिन आने वाले दिनों में यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो हिटलर के खौफनाक करतूतों को भी पीछे छोड़ देगा? लगभग 11 महीने की जंग के बाद अब यूक्रेन में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भले ही यूक्रेन के साथ नाटो के 30 देश अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हों, लेकिन जंग के मैदान ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि अभी तक यूक्रेन की फौज रूस की सेना को खदेड़ नहीं पाई है।
यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीरें और तबाही साफ दिखा रही है। रूस की मिसाइल, टैंक, तोपखाने और आत्मघाती ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमलों ने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को जहन्नुम बना दिया है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव और डोनबास में इस वक्त यूक्रेन ने भारी तबाही मचाई हुई है। खुद ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि पुतिन के इरादे बेहद क्रूर हैं। Під час чергового російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив в пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним. Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон. Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. पुतिन की फौज यूक्रेन में सीरियल अटैक कर रही है। 6 और 7 जनवरी 2023 को रूस ने भले ही 2 दिन का सीज फायर बताया हो, लेकिन हकीकत में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर भयानक हमले किए हैं। लेकिन इस बीच अब ऐसी खबर आ रही है कि पुतिन यूक्रेन समेत नेटो के कई यूरोपीय देशों पर एटम बम से अटैक कर सकते हैं। पुतिन अपनी मिसाइलों या बम वर्षकों से एटम बम या तो यूक्रेन पर गिरा सकते हैं या फिर किसी यूरोपीय देश पर। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि रूस ने अपने घोषकों युद्धपोत पर परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को तैनात कर दिया है, जो खुद सेकंड में ही दुश्मन को भस्म कर सकती है। Сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нету ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное... अब सवाल उठता है कि जब पुतिन की फौज यूक्रेन में 12 से ज्यादा शहरों पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है, तो फिर पुतिन का रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला क्यों करेगा? असल में यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो वाकई यूक्रेन के लिए खुशखबरी के साथ खतरनाक खबर भी है। यूक्रेन और अमेरिका के सीक्रेट एजेंट के दावों के मुताबिक अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती दिनों में रूस ने बड़ी तेजी से यूक्रेन पर हमला किया था। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, हथियारों की कमी के कारण रूसी हमले भी धीमे होते गए। इन हमलों का धीमा होना इस बात का सबूत है कि रूसी हथियारों के जखीरे में भारी कमी आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों की सैन्य मदद बढ़ती जा रही है। हाल ही में अमेरिका और जर्मनी ने ऐलान किया है कि यूक्रेनी सेना को पहली बार बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के अलावा पैट्रियट रक्षा मिसाइल बैटरी भी भेजेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस के पास हथियारों की कमी और यूक्रेन के पास आधुनिक हथियारों का बढ़ता जखीरा पुतिन को मजबूर कर देगा कि वो यूक्रेन पर रूस की मजबूत पकड़ बढ़ाने के लिए परमाणु हमला करें। हम आपको यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं कि रूस के पास क्यों और कैसे हथियारों की कमी हो गई है। पुतिन के 75% हथियार खत्म। लगभग 11 महीने की जंग में रूस के पास 75% हथियारों की कमी हो गई है। रूस अपने विशाल हथियारों के जखीरे के दम पर इस जंग में अब तक टिका हुआ है। रूस के पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की कमी हो गई है। टैंक, तोप और रॉकेट्स की कमी भी रूस के पास हो गई है। गोला बारूद का स्टॉक तेजी से खत्म हुआ है। रूस पुराने हथियारों को मजबूरी में इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से रूस की सेना कई मोर्चों पर 40 साल पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है। और यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि रूस के 75% हथियार खत्म हो चुके हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में अब पुतिन रूस के वजूद को बचाने के लिए भयानक परमाणु जंग पर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इसके लिए पुतिन जंग के पहले दिन से ही खौफनाक परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुके हैं और अब वो इस पर और रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। यूक्रेन और अमेरिका के ये खुफिया आंकड़े देखकर भले ही यूक्रेनी खुश हो रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी यही है कि रूस यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन को दबा कर रहा है। The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles and planes than
we ever had. And it's true, but our defense forces stand. अगर हम यूक्रेन और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के दावे को सही मान लें कि रूस के 75% हथियार खत्म हो चुके हैं, तो इस खबर में यूक्रेन और नाटो के लिए खुश होने से ज्यादा खबर ये है कि अब पुतिन को रूस के वजूद को बचाने के लिए भयानक परमाणु जंग करनी हो, और इसके लिए पुतिन जंग के पहले दिन से ही खौफनाक परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने बेलारूस में जहां अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो वहीं रूस के जंगी युद्धपोत गोर्शको पर परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को तैनात करके उसे ब्रिटेन की तरफ भेज दिया गया है। यानी अब पुतिन के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो परमाणु युद्ध से जंग जीतो या फिर रूस की तबाही देखो। इसीलिए पुतिन के कमांडर और रक्षा मंत्री अब पूरा फोकस परमाणु मिसाइलों पर कर चुके हैं। Корабль, вооруженный цирконами, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО-ПРО. पुतिन अब जंग में आर पार करना चाहते हैं। रूस के सामने इस वक्त दो चुनौतियां हैं। पहली, यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है वहां पर रूस का कब्जा बना रहे, और दूसरा, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों की खेप को रोका जा सके, ताकि भारी संख्या में रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा रहे हैं उनकी जान को बचाया जा सके। अगर जंग में रूसी सैनिक किसी तरह से मारे जाते रहे तो फिर पुतिन के लिए अपने देश को जवाब देना वाकई बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन को युद्ध में उतारकर जहां एक तरफ दुश्मनों को हक्का बक्का कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के बखमुत और उसके आसपास के शहरों पर कब्जा शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक वैगनर ग्रुप के खौफनाक हमलों से दहल गए हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पिरोगजिन ने दावा किया है कि यूक्रेनी शहर सोलेदार पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। सोलेदार शहर बखमुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हम आपको बता दें कि रूसी हमलों की वजह से बखमुत शहर की 70,000 आबादी शहर छोड़कर भाग चुकी है। यहाँ रूसी फौज ने भयानक हमले किए हैं। यही हाल अब बखमुत के बाद सोलेदार शहर का होने जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ आपदा से जुड़े इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अहम बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के हालात को लेकर के ये बैठक बुलाई। मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में जोशीमठ आपदा को लेकर के मंत्रणा हुई है। और जोशीमठ मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि पीएम मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी मदद कर रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वो सहयोग भी केंद्र सरकार। जोशीमठ मामले पर जहां केंद्र सरकार लगातार सहयोग की बात कह रही है, वहीं जोशीमठ मामले पर अब उत्तराखंड की धामी सरकार भी पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में मौजूद हैं और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, लोगों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। इससे पहले सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो वहीं प्रभावितों से मुलाकात की, उनके साथ ही वहां रात भी गुजारी। सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं,
हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना। जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज अफसरों के साथ बैठक की। इससे पहले आज उन्होंने नरसिंह मंदिर में दर्शन पूजन किया। जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से की। सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले नरसिंह मंदिर पहुंचे, जहां इस जोशीमठ को इस आपदा से उबारने की प्रार्थना की। जोशीमठ आपदा पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। लोगों की सुरक्षा को लेकर के सख्त निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों के साथ बैठक से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया। जोशीमठ पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की, प्रभावित लोगों से बातचीत की है, लोगों को हर संभव मदद का पूरी तरह से भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री धामी को अपने बीच पाकर के लोगों में भी भरोसा जागा। जोशीमठ आपदा पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने जवाब में कहा कि राज्य और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। कई टीमों को जोशीमठ में तैनात किया गया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। जोशीमठ में सर्वे के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोशीमठ में हर दिन ड्रोन से ज्यादा प्रभावित इलाकों की मैपिंग करके डेटा वैज्ञानिकों को भेजा जा रहा है। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा दरारें पड़ी है। जोशीमठ के अटाली गांव में भी दरार देखने को मिल रही है। जहां कई खेतों में चौड़ी दरारें हो चुकी है, तो वहीं जमीन 3 फीट तक धंस गई है। जोशीमठ के सेंधर इलाके में बना एक मंदिर पूरी तरह से ढह गया। करीब 6 दिन पहले इस मंदिर की दरार आना शुरू हुई थी और इसके बाद दरार बढ़ने लगी और इसी वजह से ये मंदिर पूरी तरह ढह गया। जोशीमठ में धामी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हुई है, जो लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजने का काम कर रही है। जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय सामने आ रही है और इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा की दरअसल असल वजह क्या है। न्यूज 18 ने उत्तराखंड के भूवैज्ञानिक एमपीएस बिस से खास बातचीत की है। उन्होंने आपदा की वजह क्या है ये बताई, आप भी गौर से सुनिए। जिस तरीके से सर जोशीमठ में देखिए, एक तो जगह जगह जो पानी के चश्मे फूट रहे हैं वो तो है ही, एक और जो दिक्कत वहाँ पर बनी हुई है वो दरारें हैं। हल्की दरारें पड़ रही हैं, गहरी होती जा रही हैं, फिर ज़मीन से खिसकते जा रहे हैं। क्या रीज़न इसका आपको लगता है? देखिए, दरार होने के कई सारे फैक्टर हैं। दरार होने के हमारे भूविज्ञान में आंतरिक और बाह्य दोनों कारण हैं। आंतरिक कारण है हमारा टेक्टोनिक, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारी टेक्टोनिक जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो हमारे रिफ्लेक्शंस हैं, वो अर्थक्वेक के फॉर्म में हमें ज़मीन में नज़र आते हैं, जो हमको फील होता है। कहीं वोल्केनो होता है, कहीं यहाँ अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक से जो है जब कंपन होता है तो जो चट्टान है या सॉइल है, जो उसका कॉम्पैक्टनेस है, जो कोहेसिव फोर्स है, वो रिड्यूस होता है। और जब वो ढाल में वो मलबा खड़ा है और ये इस तरह से हिल गया, तो स्वाभाविक है उस मिट्टी में थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होती है, दरारें होती है, जॉइंट हैं, फिशर्स हैं रॉक के अंदर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिशर्स है, जैसे कि हमारे हिमालयन रॉक में कॉमनली देखा गया है। तो वो फिशर का भी जो है वाइडनिंग होती है। तो उस वाइडनिंग की वजह से धीरे धीरे करके वो चौड़ी होती है, जिसको आप कह रहे हैं चौड़ी हो रही है, या जिसको आप कह रहे हैं मिट्टी के खेत जो है धीरे धीरे करके चौड़े हो रहे हैं। तो एक रीज़न तो वो है। दूसरा जो है एक्सटर्नल फोर्सेज है। एक्सटर्नल फोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक
बेसिकली। तो एंथ्रोपोजेनिक में आपका वाइब्रेशन ऑफ द व्हीकल्स, लोड, ओवर एक्सेस लोड, एंड द ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क व्हिच यू आर डूइंग, वेदर फॉर दी, चाहे हम मकान बनाने के लिए कर रहे हैं, चाहे हम सड़क बनाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पुल बनाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो टनल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज होती है ह्यूमन इंटरफेरेंस की, ये कहीं ना कहीं इसको एक्सेलरेट करती है। जोशीमठ के सेंधर में मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने इसी मंदिर में आई दरारों की खबर दिखाई थी और ये दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि आज किस तरह से ये पूरी तरह से ढह चुका है मंदिर। सेंधर इलाके में बने मंदिर की दीवार गिर गई है, इसकी वजह से मंदिर ध्वस्त हो गया है। दूसरी तस्वीर है 6 जनवरी की, जब इस मंदिर में दरारें पड़नी शुरू हुई थी। उस दौरान इस मंदिर की छत और पिलर पर मोटी मोटी दरारें देखी जा सकती थी, लेकिन ये दरारें वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई और आखिरकार ये पूरा मंदिर का निर्माण ध्वस्त हो गया।